नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 30 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स यानी कि गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीटेट 2021 की ऑनलाइन परीक्षा कुल 23 शिफ्ट में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें से ये 10वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23वें शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, शिक्षक भर्ती सीटेट यूपी टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य क्रमशः यहाँ पर दिया गया 20 रुपया प्रति किलो, 20 रुपया प्रति 500 ग्राम और 12.25 रुपया प्रति एक पाव यानी कि 250 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 3 पाव 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। यानी कि सीधे तौर पर हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले सबका मान हम लोग निकालने की कुल कितना रुपया उसको देना होगा और उसमें 1/4 से भाग दे देंगे तो हमें ये कितने 25 पैसे के सिक्के होंगे आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या खरीदा? आलू खरीदा। कितना खरीदा? आलू 2 किलोग्राम उसने आलू खरीदा। 1 किलो का दाम 20 रुपया है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? 40 रुपया। उसके बाद से उसने क्या खरीदा? टमाटर खरीदा। कितना खरीदा? 500 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए टमाटर का जो 500 ग्राम का रेट है वो 20 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली 20 रुपया में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए 3 पाव उसने प्याज खरीदा है। 1 पाव का दाम यहाँ पर दिया गया है 12.25, तो 3 पाव का दाम कितना हो जाएगा? तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो 12 3 36.75 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? आप सबको जोड़ दीजिए, 0.75 ये हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 6 + 3 2 5 और 4 9 96 रुपया 75 पैसा होगा। अब प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो टोटल आपका रुपया इतना खर्च हुआ। अब इसमें मैं 25 पैसे से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, 25 पैसे से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने सिक्के होंगे आपको ज्ञात हो जाएगा। ये देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब इसको 25 से अगर मैं इसमें भाग दूँ, देखिए कितना हो गया? 96 75 और हमें भाग किससे देना है? 25 से भाग देते हैं तो 25 तियाँ 75 3 बार में जाएगा, ये 75 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये 2 बचेगा, फिर 7 उतारेंगे, फिर 25 चौके 100 और 25 आठे 200, तो 8 बार में जाएगा, ये 200 हो जाएगा, बचेगा कितना? 17 और फिर 5 उतारेंगे, फिर 25 छक्का 150 होता है यानी कि 25 सत्ते हो जाएगा, 25 सत्ते 175, तो ये कट करके 0 आ जाएगा। यानी कुल कितने सिक्के होंगे? 387 सिक्के होंगे। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 387 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर भाग दिया गया है तो कहीं पर गुणा दिया गया है, इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सबको गुणे में कन्वर्ट कर देते हैं और जो संख्या गुणा में सबसे कम होगी, क्योंकि n तो सब में कॉमन है, तो गुणा वाली जो संख्या सबसे कम होगी वहीं आपका सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला दिया गया है n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग गुणा में करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो 2 के नीचे 1 लिखेंगे तो कोई मान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अब ये 1 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? n गुणे 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं, यानी पहले का मान क्या आ गया? n गुणे 0.5। यहाँ तक क्लियर? दूसरा देखिए कि दूसरा पहले से ही गुणे में दिया गया है n गुणे 0.7। तीसरा देखिए क्या दिया गया है? n डिवाइडेड बाई 1/2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? n डिवाइडेड बाई 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए n और 1/2 को क्या मैं लिख दूं? 12/10 लिख सकता हूं, तो फिर भाग देंगे तो फिर से यहाँ पर 1.2 आ जाएगा। अब देखिए 10 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? n गुणे 10/12। ठीक है, तो 10 में जब आप 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इसको अगर मैं 2 से काट दूँ तो 2 × 5 = 10 और ये 2 × 6 = 12, तो अब देखिए 6 8 48, 6 8 48 यानी 0.8 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, 0.83 होगा। और अंतिम वाला देखिए n गुणे क्या दिया गया है? 1.2। तो अब देखिए यहाँ पर n सब में कॉमन है, यानी कि जो गुणा वाला संख्या है ये जो सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? देखिए 0.5 वाला, यानी पहला वाला। तो अब देखिए ये वाला जो है ये आपका सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 257 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतिकरण में कितने अंक होंगे? द्विआधारी कहने का मतलब कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अंकों की संख्या पूछी जा रही है, यानी कि ये जो संख्या दिया गया है डेसिमल में दिया गया है। ये कंप्यूटर का पार्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कंप्यूटर से
कोरिलेट करके ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये चूंकि डेसिमल में संख्या दिया गया है, इसको सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी में कुल कितने अंक आएंगे उन्हीं अंकों को काउंट करके आपको बता देना है दिए गए विकल्प के अनुसार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमको तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बाइनरी में, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 आधार होता है, तो 2 से हम लोग भाग देते जाते हैं। जैसे कि 257 दिया गया है, तो 257 को पहले मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, तो कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा आपका 1, तो यहाँ पर हम लोग शेषफल लिखते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए फिर से 2 से मैं इसको भाग दूंगा, तो कितने बार में जाएगा, 2 छक 12 और 2 चौके 8। अब शेषफल कितना बचा, 1 0 बचा, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा यानी 0 बचा। अब फिर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 32 बार में, तो शेषफल कितना बचा, 0 बचा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 16 बार में, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। फिर उसके बाद से देखिए फिर 2 से भाग देंगे तो अब ये 2 बार में जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में, शेषफल कितना बचा, 0 बचेगा। और फिर हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, अब ये जाएगा ही नहीं, यानी कि अंतिम में आपका शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो अब बाइनरी में लिखने के लिए इसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से लिखते जाते हैं। यानी कि देखिए कन्वर्ट करने के बाद से जो हमारा डेसिमल में था, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 257, यहाँ पर डेसिमल था जिसका आधार 10 होता है, तो ये 10 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए नीचे से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, तो पहले क्या आया है, 1 आया है, फिर 0, 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 1, ठीक है। और यहाँ पर आधार इसका 2 लिख देते हैं। ये बाइनरी हो गया और ये डेसिमल हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा था कि कितने अंक होंगे, तो अंकों को गिन लीजिए सिंपली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अंक होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 9 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। सबसे बड़ा मान वही होगा जिसमें किसी संख्या से गुणा किया गया हो। तो अब देखिए पहला विकल्प देखिए, यहाँ पर प्लस था तो आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर तीसरा देखिए, यहाँ पर गुणा नहीं किया गया है तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए 5n-n, यहाँ पर गुणा तो किया गया है 5 से, लेकिन फिर n को घटा दिया गया। दूसरे विकल्प को देखिए 5n है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5n मान लीजिए कोई संख्या आई और जो चौथा विकल्प देखिए 5n-n, उसमें से n घटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो इससे कम हो ही जाएगा, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 5n सही जवाब है। अगला प्रश्न देख करके आपको घबराहट होगा कि कितना बड़ा प्रश्न पूछा गया, लेकिन इस प्रश्न में कोई दम ही नहीं है। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, एक कागज पर कुछ लाल और कुछ काले बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं, जो लाल बिंदु है वो काले से बड़ा है। आगे पढ़िए, जया और रानी उस कागज पर चूड़ियाँ फेंक रही हैं। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक मिलता है। ध्यान दीजिएगा, लाल बिंदु आएगा तो कितना अंक मिलेगा, 10 अंक, और काला बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। काला यानी कि ब्लैक आने पर उसको कितना मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। अब देखिए जिसके पास ज़्यादा अंक होगा वह विजेता होगा। जया की चूड़ी में 3 लाल और 4 काले बिंदु, पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, जया की बात करेंगे। इसके पास कितने लाल आए हैं, 3 लाल। एक लाल का 10 अंक मिल रहा था तो 3 लाल का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 4 काले आए हैं तो 4, एक का 1 मिल रहा है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 30 + 4 यानी कि 34 अंक मिला जया को। जया का कितना अंक हो गया, 34। अब रानी की अगर बात करें तो रानी की चूड़ी में 2 लाल और 12 काले बिंदु हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, रानी की। तो इसके में कितने हैं, 2 लाल है, एक का 10 मिल रहा है तो 2 का कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, प्लस 12 काले हैं, एक काले का 1 मिल रहा है तो 12 का कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, यानी कि 20 + 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर विजेता कौन हुआ, जया यहाँ पर विजेता हुई। कौन विजेता हुआ, जया विजेता हुई, क्योंकि जया के पास ज़्यादा अंक हैं, 34 अंक जया के पास हैं और रानी के पास केवल 32 अंक हैं। तो अब चलिए अब विकल्पों पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला कहा जा रहा है कि जया विजेता कौन होगा, जया विजेता होगी क्योंकि उससे रानी से ज़्यादा अंक मिले। तो यही पहला ही विकल्प इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 36, 54 और 60 के एलसीएम और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको एचसीएफ बोला जाता है, ठीक है, के बीच अंतर क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 36, 54 और 60 का यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, 36 और क्या दिया गया है, 54 और 60 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो देखिए 6 × 6 = 36, 6 × 9 = 54 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 × 3 = 6 और ये 9 रहेगा और ये 5 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 × 1 = 3, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर
3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 1 1 और ये 5 हो जाएगा, अंत में 5 बार में जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 12, उसके बाद से देखिए 15 तियाँ 45, यानी कि 12 गुणे 45 हो जाएगा इसका। तो देखिए 12 25 60 का, जीरो हाथ में 6, 12 चौका 48 और 6 54, 540 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम हो रहा है 540। अब एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ निकालने के लिए इसका सिंपली मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, तो देखिए 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, और 54 का क्या हो जाएगा, 54 का देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद से 60 की अगर हम लोग बात करें, 60 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। देखिए 4 और 15 चौके 60। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन होगा, तो देखिए यहाँ पर 1 2 सब में कॉमन हो गया, उसके बाद से देखिए इसमें दूसरा 2 नहीं है, तो केवल एक ही 2 कॉमन होगा। उसके बाद से देखिए 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 सब में एक बार कॉमन हो जाएगा, तो बस इतना ही आपका कॉमन मिल रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, तो 540 में से 6 घटाएंगे तो 534 आपका उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिसबा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बना करके 10 बराबर भागों में बांट दिया। तो चलिए जैसा इसने किया है पहले हम लोग भी उतना कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक वर्गाकार कागज है जिसको क्षैतिज 10 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो 10, टोटल 10 भाग हो गए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इसमें से उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग भर दिया है। 6 आयताकार पट्टी को उसने क्या कर दिया है, उसने लाल रंग से भर दिया है। तो मान लीजिए कि यहाँ से 6 पट्टी को मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक 6 पट्टियों को उसने लाल रंग से रंग दिया है। ठीक है, ये पूरा लाल रंग से उसने रंग दिया। उसके बाद से आगे पढ़िए, आगे उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि देखिए उसके बाद कागज के को खड़ी रेखाएं बना करके 10 बराबर भागों में बांटा गया, यानी कि जिस प्रकार से उसने क्षैतिज बांटा उसी प्रकार से उसने ऊर्ध्वाधर भी यानी खड़ी रेखाओं में भी 10 बराबर भागों में बांट दिया। अब चलिए बांटते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और ये 10 हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया, रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है। तो यहाँ पर देखा जाए रंगा हुआ भाग कौन सा है, कितने भाग नहीं रंगे हैं, तो क्षैतिज की अगर बात करें तो देखिए 4 यहाँ पर टोटल नहीं रंगे हैं, 4 क्षैतिज नहीं रंगे हैं। और ऊर्ध्वाधर की अगर बात करें तो ये टोटल 10 पार्ट हैं, 1 2 3 4 इसी प्रकार से देखेंगे तो ये 10 पार्ट हैं, यानी कि टोटल 40 जो खाने हैं, छोटे वर्गाकार खाने हैं 40, वो नहीं रंगे गए हैं। चूँकि ऊपर क्षैतिज भी 10 भाग में काटा गया था और ऊर्ध्वाधर भी 10 भाग में काटा गया था, यानी टोटल खानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, जिसमें से 40 नहीं रंगे गए हैं। तो पूछा गया था कि कौन सा नहीं रंगा गया वो कौन सा दर्शाता है, तो 40 में हम लोग सीधे 100 से भाग दे देंगे। तो देखिए ये इससे कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी 2/5 रिप्रेजेंट करेगा जो कि नहीं रंगा गया है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए 2/5 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपर्णा के पास एक कागज है जिस पर निम्न प्रकार के अंक लिखे गए हैं। देखिए इस प्रकार का एक कागज है जिस पे इस प्रकार से अंक लिखा गया है। आगे पढ़िए, वह एक वास्तविक पासा फेंकती है और कागज पर उन संख्याओं में रंग भरती है जो पासे पर आई संख्या के गुणज हैं। ठीक है, यदि वह संख्या 1 2 5 7 को नहीं रंगती है तो पासे पर आए अंक को पहचानिए। यहाँ पर देखिए 1 2 5 7 को वो रंग ही नहीं रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 1 2 5 7 जब नहीं रंग रही है तो ये पासे पर नहीं आया होगा, तभी तो उसका गुणज नहीं रंग रही है। तो यानी कि 2 5 7 तो आपका वैसे ही विकल्प में कट गया, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अरीबा और अयान ने जमीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीलों और धागे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया, यानी कि मान लीजिए 5 मीटर ये रस्सी है, यहाँ पर 1 कील उसने लगाया, यहाँ पर 1 कील उसने लगाया। ठीक है, आगे पढ़िए, अरीबा ने वृत्त का एक छोर जमीन पर गाड़ दिया, यानी ये वाला मान लीजिए इसको उसने जमीन पर गाड़ दिया और उसे पकड़ी रही और दूसरे छोर अयान को वृत्त बनाने के लिए दिया, यानी कि ये चारों तरफ इस प्रकार से
ये इसने घुमा दिया इस वाले कील को, और ये चूंकि ज़मीन में गड़ा है तो ये हिल नहीं रहा है और उसको पकड़े हुए था, इस वजह से ये वाला जब आप घुमाएंगे तो ये एक पूरा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। और इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, जो रस्सी की लंबाई थी, देखिए यहीं तो रस्सी घूम रही है, तो यानी कि जो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, जो रस्सी की लंबाई थी। आगे पढ़िए, अयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और अरीबा की तरह एक वृत्त बनाया। दूसरा एक इसी प्रकार का किया गया है, 3 मीटर रस्सी के साथ, और एक इस प्रकार से वृत्त बनाया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट है तो आपका वैसे ही नहीं होगा, यानी R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। R1 का मान कितना था 5 मीटर था, यानी पहले वृत्त का मान कितना था 5 मीटर था, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और दूसरे वृत्त का यहाँ पर रेडियस अगर देखा जाए, त्रिज्या देखा जाए तो कितना दिया गया है 3 दिया गया है, 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 25/9 आपका अनुपात होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 25/9 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 17 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया। एक पंक्ति है इस प्रकार से, इसमें यहाँ पर कहीं पर पहले मान लीजिए राकेश खड़ा था, अब इसको 3 स्थान बाईं ओर, यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, 3 स्थान बाईं ओर। अब राकेश यहाँ पर खड़ा हो जाता है और यहाँ से राकेश हट गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये बाईं ओर से, यानी इधर से जो राकेश का पोजीशन था वो कौन सा था 7वां पोजीशन था, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पंक्ति के दाईं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी, यानी ये वाला पोजीशन आपसे पूछा जा रहा है दाहिने से क्या हो जाएगा। तो देखिए जब टोटल बच्चों की संख्या 17 है और यहाँ पर इस पोजीशन पर जब राकेश अभी मौजूद है, वर्तमान में जब मौजूद है, तो इसका दाहिने से पोजीशन क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि दाहिने से पोजीशन क्या हो जाएगा 11वां पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। इधर से 7वां था तो इधर से 11वां हो जाएगा दाहिने से। अब चूंकि इधर से 11वां जब है तो 3 पोजीशन ये चूंकि पहले वाला पूछा गया है तो आपको 3 पोजीशन इसमें से कम करना होगा, क्योंकि दाहिने से ही पूछा जा रहा है। दाहिने से देखिए आपको इधर जा रहे हैं तो 3 पोजीशन कम करना होगा, यानी 11 में से 3 घटाएंगे तो 8वीं पोजीशन उसका पहले था। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था 4 वर्ग इकाई के कागज के एक कोने से 1 वर्ग इकाई का एक टुकड़ा काट करके अलग कर दिया जाता है। दिए गए संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक इस प्रकार से कोई कागज है जिसकी लंबाई भी 2 मान लीजिए है और चौड़ाई भी 2 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 वर्ग इकाई, वहीं प्रश्न में दिया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि इसके एक कोने से 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काट लिया जाता है, ठीक है। 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा कैसे कटेगा, जब जिसकी लंबाई भी 1 हो और उसकी चौड़ाई भी 1 हो, यानी कि ये वाला भाग जो है ये काट करके निकाल दिया गया। अब जो टुकड़ा बचेगा वो कैसा बचेगा, वो कुछ इस प्रकार से बचेगा। देखिए इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे होगा, फिर यहाँ से अंदर 1 कट चुका है, यहाँ भी कट चुका है, इस प्रकार से होगा। तो ये कितना था, ये 2 था, ये भी 2 था। यहाँ पर देखिए ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये भी 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए कहा जा रहा है कि इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अगर इस सब में देखा जाए तो क्षेत्रफल और परिमाप की बात की गई है, तो अगर इसका हम लोग परिमाप निकालें तो इस वाले का जब कटा नहीं था तब परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग हो जाएगा, यानी कि 8 इसका परिमाप था। और जब काट करके निकाल लिया गया तब परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए सभी भुजाओं का जोड़ 2, 2 4, 1 5, 1 6, 1 7 और 1 8, यानी कि इनके परिमाप में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। काटने से पहले भी 8 था और काटने के बाद भी 8 है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 परिमाप में कोई बदलाव नहीं है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया और उसे 15 लीटर की बाल्टी में भर करके रखा गया। खिलाड़ियों को नींबू पानी बांटने के लिए 2 तरह के गिलास का प्रयोग किया गया। पहला जो गिलास है वो 100 ml का है और दूसरा जो गिलास है वो 150 ml का है। यदि नींबू पानी को पूरा बांट दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से गिलासों की संख्या का जोड़ा आने की संभावना नहीं है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि पूरा 15 लीटर बांट दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये जो जोड़े हैं ये गिलासों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल इन दोनों को जोड़ करके अगर 15 लीटर आ जा रहा है तब तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 15 लीटर बांट दिया गया था। और अगर दोनों को जोड़ करके 15 लीटर नहीं आता है तो वो चूंकि सेटिस्फाई नहीं करेगा और वहीं हमारा उत्तर होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस वाला पूछा गया था। तो चलिए पहले विकल्प को हम लोग सेटिस्फाई करा करके देखते हैं। यहाँ पर 60 गिलास बांटा गया, कितने का 100 ml का। 60 गुणे 100 करेंगे तो 6000 ml आएगा, 1000 से भाग देंगे यानी 6 लीटर आ जाएगा। 60 गिलास किसका बांटा गया 150 ml का। 150 गुणे 6 करेंगे यानी कि 9000
ml हो जाएगा, यानी 1000 से भाग देंगे तो 9 लीटर आ जाएगा, यानी टोटल 15 लीटर। ये तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 15 लीटर का बाल्टी भी था, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए 15 गिलास किसका दिया गया, 100 ml का, यानी कि कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से 90 गिलास कितना दिया गया, ये दिया गया 150 ml का, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 13.5 लीटर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 15 लीटर सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से ये भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए 90 गिलास दिया गया 100 ml का, यानी कि 9 लीटर हो गया, और 40 गिलास दिया गया 150 ml का, यानी 150 गुणे 40 करेंगे तो 6000 ml आएगा। 1000 से भाग देंगे तो 6 लीटर आ जाएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 15 लीटर आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। अब चौथे को चूंकि आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही एक बचा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर भी एक बार सेटिस्फाई करा लेते हैं। देखिए 50 गिलास दिया गया 100 ml का, यानी कि 5 लीटर ये हो गया, और 70 गिलास दिया गया ये 150 ml का, यानी कि 15 सत्ते 105 होता है, यानी कि 10.5 लीटर ये हुआ, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 15.5 लीटर ये हो जा रहा है, जबकि टोटल बांटा कितना गया था, 15 लीटर बांटा गया था। तो चूंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसी वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिजू की बस सुबह 6:40 पर चलती है, उसके घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है, यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद चाहिए, उठने के बाद उसे तैयार होने में आधे घंटे का समय लगता है। यदि वह बस स्टॉप समय से पहुंचना चाहता है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोने के लिए जाना होगा। तो देखिए टोटल जो उसका समय लग रहा है, 7 घंटा उसे नींद भी चाहिए, 10 मिनट उसको जाने में लगेगा घर से स्टेशन तक, और आधा घंटा तैयार होने में लगेगा। तो ये जितना समय है इन सबको जोड़ दिया जाए और 6:40 में से उतना घंटा घटा दिया जाए तो कितने बजे उसे सोना चाहिए, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको देखिए 7 घंटा तो वो सोएगा, ठीक है, तो 7 घंटा ये हो गया, प्लस आधा घंटा यानी 30 मिनट, और प्लस 10 मिनट यानी कि 40 मिनट, यानी कि 7 घंटा 40 मिनट उसको पहले सोना होगा 6:40 से, यानी कि देखिए 6:40 हो गया। अब इसमें से हमको 7 घंटा 40 मिनट को घटाना है। घटाएंगे कैसे, यहाँ पर देखिए एक दिन अगर हम लोग उधार लें तो यहाँ पर 24 आकर के जुड़ जाएगा, यानी 24 और 6 30 हो गया, 30 में से 7 घटाएंगे तो 23 बचेगा, और ये बिल्कुल कट करके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो गया, अब हो गया 23 बजे, यानी पिछले दिन 23 बजे, यानी कि रात के 11 बजे उसे सोना चाहिए। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 11 बजे 11 PM पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित पैटर्न को पढ़िए। यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है और उसके बाद से इसका मान पूछा जा रहा है। पैटर्न को पहले समझते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 9 × 9 + 7 = 888 दिया गया है। यहाँ पर 9 × 9 98 × 9 + 6 = 888 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 987 × 9 + 5 = 4 × 8 दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर क्या संख्या है उसे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक संख्या था तो उससे एक इन्होंने बढ़ा दिया। यहाँ पर गुणा वाली संख्या 2 संख्या था तो इन्होंने 8 को 3 बार लिखा। गुणा वाली संख्या 3 अंक था तो इन्होंने 8 को 4 बार लिखा। अब यहाँ पर देखिए गुणा वाली संख्या में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो अब 8 की संख्या हम लोग कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 था तो हम लोग 8 की संख्या 6 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक गुणा वाली संख्या में 1 अंक था तो इन्होंने 2 बार 8 को लिखा। गुणा वाली संख्या में 2 अंक था तो इन्होंने 3 बार 8 को लिखा। गुणा वाली संख्या में यहाँ पर 3 अंक था तो इन्होंने 4 बार लिखा, यानी 1 बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर 5 अंक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 8 की संख्या 1 बढ़ा करके 5 से 1 6 हो जाएगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 8 6 बार रिपीट होगा, यही आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया साइकिल का प्रयोग कुल विद्यार्थियों का 1/5 भाग करते हैं, निजी वाहन का प्रयोग कुल विद्यार्थियों का 1/4 भाग करते हैं, स्कूल बस का प्रयोग कुल विद्यार्थियों का 1/3 भाग करते हैं और पैदल यात्रा कुल विद्यार्थियों का 1/5 भाग करते हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है कि यदि बचे हुए 13 विद्यार्थी किसी अन्य वाहन का प्रयोग करते हैं तो कितने बच्चे स्कूल जाने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सभी जो भिन्न दिए गए हैं इन सबको पहले जोड़ लेंगे। सबको जोड़ लेंगे तो जो टोटल भिन्न होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी अगर भिन्न वाले प्रश्न है तो टोटल जोड़ने के बाद से अगर 1 में से हम लोग उसको घटा दें तो कुल शेष बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो कि किसी अन्य वाहन का प्रयोग कर रहे होंगे और उनकी संख्या हमको 13 दी गई है।
तो वहाँ से हम टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। और उसके बाद से टोटल विद्यार्थियों की संख्या में यहाँ पर अगर हम लोग 1/3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर स्कूल बस का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसी विधि को हम लोग अपनाते हैं। सबसे पहले सभी को भिन्नों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3 और प्लस 1/5, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 15 प्लस ये हो जाएगा 20 और प्लस ये हो जाएगा 12। सबको जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 59 और नीचे आएगा 60। अब देखिए कुल जो भिन्न रिप्रेजेंट करता है, कुल संख्या जो रिप्रेजेंट करता है 1 को करता है, तो इसमें से मैं 59/60 को घटा दे रहा हूँ, यानी कि शेष विद्यार्थियों की संख्या क्या आ जाएगी, 1/60 आ जाएगी। यहाँ पर मैं मान करके चल रहा हूँ कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x थी, तो 1/60 x हो जाएगा। और इसकी संख्या प्रश्न में आपको कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 60 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई। अब कहा जा रहा था कि स्कूल बस का प्रयोग करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/3 भाग है, तो 1/3 से मैं सीधे गुणा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये 20 बार में जाएगा और 20 गुणे 13 यानी कि 13 दूनी 26, 260 आपका उत्तर आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 260 ऐसे बच्चे हैं जो कि विद्यालय जाने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे कि गिनतारा, डिंस ब्लॉक, 1, 10 और 100 के नकली नोट मुद्रा। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डिंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है। यहाँ पर देखिए डिंस ब्लॉक होता क्या है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस प्रकार के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और इन्हीं ब्लॉक्स का मदद लेकर के यहाँ पर स्थानीय मान की संकल्पना को बताया जा रहा है। तो इसमें कौन सी नियम अपनाया जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम। अब इस नियम के अंतर्गत क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर इकाई का स्थानीय मान बताना होगा तो ये इस प्रकार से एक ब्लॉक ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से दहाई में 10 ब्लॉक होंगे तो एक के ऊपर एक 10 ब्लॉक इस प्रकार से रखे जाएंगे, इसी तरीके से करते हुए 10 ब्लॉक। तो ये क्या हो रहा है, ये परिवर्तनशीलता का नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह वाक्य क्या दर्शाता है। पहला विकल्प देखिए गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती है। यह विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रकार से भी सिद्धांत दिया गया, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि बच्चे भूल करके भी सीखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो प्रयास कर रहे हो वो प्रयास उनका सफल ना हो, लेकिन वो प्रयास जो उनका असफल हुआ है उनको सफलता प्राप्त करने में एक पुल का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। तो ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए सही है, क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को दर्शाता है। अब कोई बालक त्रुटि कर रहा है, इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल कम है, चूंकि वह प्रयास कर रहा है, इस वजह से ये संभव है कि उसमें त्रुटियां होंगी ही होंगी। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए गलत है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। क्या ऐसा संभव है कि कोई गलती ही ना करे गणित में, ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया, यानी कि बच्चा जब गलती करेगा तो टीचर देख करके उसको समझ जाएगा कि इसकी अवधारणा में कुछ कमी तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वह उस पर काम करेगा और उसके अधिगम को अर्थपूर्ण बना सकता है। तो दूसरा विकल्प पॉजिटिव था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों को जब दो भिन्नों को योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है, वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में जोड़ देते हैं। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है। प्रश्न को समझिए, यहाँ पर दो भिन्न दिए गए हैं, मान लीजिए 1/2 और 1/3। जब इसको जोड़ने के लिए कहा गया तो बच्चे क्या करते हैं, अंश को अंश में जोड़ देते हैं, यानी कि ऊपर 2 लिख देंगे और हर को हर में जोड़ देंगे, यानी 2 + 3 यानी 5 लिख देते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस भ्रांति का कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण यही होता है कि योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, यानी कि जिस प्रकार से बच्चे योग की प्रक्रिया सीखते हैं वह भिन्न पर भी उसी को अप्लाई करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अंश को अंश में जोड़ना है, इस वजह से सामान्यीकरण करने की वजह से ये गलती होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। तो देखिए आंकड़ों के संग्रहण की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है जहां पर आंकड़ों का यूज हो रहा होगा वहीं आपका विकल्प सही होगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, यानी कि एक तरीके से प्रोजेक्ट की बात की जा रही है जो कि सर्वे पर बेस्ड है। तो जब आप सर्वे कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आंकड़े आपके पास होते हैं और उन आंकड़ों का संग्रहण करना यहाँ पर एक तरीके से
रचनात्मक कार्य हो सकता है इस तीसरे विकल्प में सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुत तरीके से सहायक हो सकता है। गणितीय क्रियाकलाप मतलब कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं उसमें बच्चों को व्यस्त रखना कक्षा में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, कहा जा रहा है कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण यानी कि खोज करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जब बच्चा खुद से खोज कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। अब मान लीजिए टाइम टेबल है, किसी दिन कोई टीचर नहीं आया, तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि गणितीय क्रियाकलापों में बच्चों को व्यस्त रखा जा सकता है। क्या बच्चे इस प्रकार से कक्षा में शांतिपूर्वक गणितीय क्रियाकलाप में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इस वजह से नहीं बैठेंगे क्योंकि जब तक उनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होगा, कोई उनको निर्देश देने वाला नहीं होगा, तब तक वो खुद की बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि अगर कोई कक्षा में टीचर नहीं है तो बिना टीचर के वो एक तरीके से अपने से पढ़ाई करें और जो पीरियड खाली है उसमें वो पढ़ाई करें। तो ये पॉजिटिव नहीं था प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए, निगेटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचना को और गहन करने में सहायता करता है। ये भी विकल्प पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? देखिए, गणितीय समझ, जब बच्चा गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रहेगा तो निश्चित तौर पर उनका जो समझ है गणित के प्रति वो और ज़्यादा बेहतर होगा और गहन उनका जो अध्ययन है, जो अधिगम है, उसको गहन करने में सहायता करता है। ये पॉजिटिव था। ठीक है, चौथा देखिए, संकलित आकलन। संकलित आकलन को यहाँ पर समेटिव यानी कि जो सत्र के अंत में परीक्षा होती है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, के उपकरण का कार्य करता है। यानी कि क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में व्यस्त रहना आपका फाइनल एग्जाम इस प्रकार से हो सकता है कि बच्चे को बस व्यस्त रखा जाए? ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए, ए और सी केवल सही होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए और सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों और अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। कैसे? अब इसको समझिए। हम लोग ज्यामिति में कोण पढ़ते हैं और आप देखते होंगे कि जो आपके घर की सीढ़ी है, कुछ इस प्रकार से आप स्टेयर्स बने होते हैं और इस पर आप चलते होते हैं। तो ये क्या है? ये कोण बना रहा है। तो ये जो ज्यामिति में आपने पढ़ा वो आपके दैनिक जीवन में अधिगम को मजबूत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अपने घरों में इस प्रकार के चीज़ों को देख रहे होते हैं। कई प्रकार के आप आकृति देखते हैं, जैसे आपके घर में ईंट, घर का काम हो रहा है तो ईंट इस प्रकार से देखते हैं, तो ये आयताकार शेप है। ये क्या है? ज्यामिति का पार्ट है। तो यही कहा जा रहा है कि ज्यामिति के जो अनुभव हैं वो दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों और अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती है। जैसे कि 23 में 46 को जोड़ना है तो इस प्रकार से जोड़ा गया, पहली विधि। दूसरा, इन्होंने क्या किया है, 23 को 2 भागों में तोड़ दिया है, 20 + 3, और 46 को 2 भागों में तोड़ दिया है, 40 + 6। अब इन्होंने क्या किया है कि 20 और 40 को जोड़ करके 60 लिख दिया है और 3 और 6 को जोड़ करके 9 लिख दिया है और फिर उसके बाद से ओवरऑल यहाँ पर एडिशन किया है। इसी प्रकार से एक और विधि अपनाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, 23 को इन्होंने 20 + 3 लिखा है और इसको 40 + 6 लिखा है, फिर इन्होंने 20 को 40 में जोड़ा। मतलब कई तरीके से वो बच्चों को सिखा रही है। तो ये पूछा जा रहा था कि उसकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों यानी विभिन्न अप्रोचेज को प्रस्तुत कर रही है। कितने अप्रोच से प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है ये प्रस्तुत किया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हुए हैं, उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपरोक्त प्रश्न किसका उदाहरण है? तो देखिए, उसके पास अभी 7 कंचे बचे हुए हैं और 4 कंचे हार गई है, यानी पहले उसके पास कितने होंगे? जब वो 4 हारी है उससे पहले उसके पास टोटल 11 कंचे होंगे। ये आपने कैसे निकाला? ये आपने जोड़ करके निकाला। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का ये उदाहरण है, पहला विकल्प ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हम साष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? साष्टिक पद्धति को अंग्रेजी में सेक्साजेसिमल कहा जाता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर एक वृत्त मान लीजिए है और यहाँ पर केंद्र बिंदु है और ये इसका त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्याओं की मदद से इस पूरे वृत्त को 360
बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे कि देखिए ये सभी 360 यहाँ पर त्रिज्याएं हो जाएंगी, मतलब 360 बराबर भाग में पूरा ये बांट दिया गया। तो जो एक भाग है ये कोण को डिनोट करेगा। एक भाग जो है वो 1 डिग्री को डिनोट करेगा। कब? जब ये 360 भागों में बराबर बांट दिया जाएगा। तो यही साष्टिक पद्धति है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग कोणों को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए एनसीएफ 2005 ये मानता है कि गणित के माध्यम से अन्य जो विषय हैं जैसे कि ईवीएस का पार्ट पढ़ाना चाहिए। कैसे? जैसे देखिए मान लीजिए गणित का नंबर बच्चे को 1 पढ़ाया जाएगा और उसके आगे एक बिल्ली का चित्र बना होगा। इसी प्रकार से 2 संख्या उसको बताया जाएगा और उसके आगे 2 बिल्ली का चित्र बना होगा। तो देखिए ये जो बिल्ली है वो उसके परिवेश का हिस्सा है, यानी इन्वायरमेंट का हिस्सा है, ईवीएस का हिस्सा है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 देखिए गणित को अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। ये विकल्प बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए ग्राफ का उपयोग करके आप दशमलव वाले गुणा के कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है तो इसमें एक मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है और प्रत्येक जो इसका 10-10 भागों में बटा होता है। तो मान लीजिए ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर लाइन भी होते हैं। मान लीजिए 10 इस प्रकार से बटे हुए हैं और मान लीजिए हमें गुणा करना है 0.2 गुणे 0.5 का। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर जो 10 भाग में बटे हैं तो यानी कि प्रत्येक पार्ट जो है वो 0.1 को डिनोट कर रहा होगा। यानी कि 2 पार्ट यहाँ तक हो गया, देखिए ये 1 पार्ट हो गया, ये दूसरा 2 पार्ट हो गया। तो ये 0.2 को डिनोट करने लगा, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर अगर हम लोग 0.5 की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ वाला यानी कि ये वाला जो पूरा एरिया है, इतना जो पूरा एरिया है ये 0.2 गुणे 0.5 को डिनोट करेगा। अब 0.2 गुणे 0.5 को जब हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.1। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो 10 खाने हैं यहाँ से लेकर के इसके ये लंबाई और इसकी चौड़ाई दोनों को अगर गुणा कर दे तो 10-10 खाने हैं दोनों तरफ, यानी कि 100 खाने हो जाएंगे, 100 खाने, ठीक है। और देखिए जब आपने गुणा किया जब 0.2 का 0.5 में तो ये वाला एरिया आ रहा था, यानी कि 2 गुणे 5 10 खाने आ रहे हैं। तो 100 में से 10 खाने आप निकाल देंगे तो ये किसको डिनोट कर रहा है, देखिए 10 में अगर 100 से भाग दे देंगे तो ये 0.1 को डिनोट कर रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि इस ग्राफ का मदद लेकर के आप बच्चों को दशमलव के गुणे के कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, देखिए यहाँ पर त्यौहार की बात की गई है जो कि उसके परिवेश का हिस्सा है, उसके बाहरी दुनिया का हिस्सा है, ठीक है। और त्यौहार के मौसम में किस प्रकार से बिक्री और छूट दी जाती है बिक्री पर, ये प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसको बताया जा रहा है। यानी कि बाहरी दुनिया से उसको जोड़ा जा रहा है, उसके परिवेश से जोड़ा जा रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 देखिए छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त होगा। गणितीय चिंतन का आकलन करना है, देखिए चारों विकल्पों में देखेंगे तो आपको गुणा ही करने का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, लेकिन वो विकल्प आपका सही होगा जिसमें गुणा के साथ साथ बच्चे को सोचने पर भी मजबूर किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए 4.25 को 0 और 1 के बीच किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 से कम आएगा या फिर अधिक आएगा, स्पष्ट कीजिए। तो ये बच्चे का आकलन करने में कि बच्चे गणितीय चिंतन को किस प्रकार से करते हैं समझने में ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गुणा भी किया जा रहा है और साथ ही साथ तुलना भी किया जा रहा है कि मान जो आएगा वो 4.25 से कम आएगा या फिर अधिक आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा उनके गणितीय समझ को समझने में टीचर की हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यकलन यानी कि घटाना, सब्सट्रैक्शन पढ़ाने के लिए उपयोग
कर सकती है। देखिए बच्चे कक्षा 2 के हैं तो उनको आप संख्या लिख करके इस प्रकार से घटाएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सब संख्या वाला सब निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका पॉजिटिव जवाब हो जाएगा। 6 बिंदु बनाना, उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरण से दोहराना। जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखिए पहले 6 बिंदु बनाया गया, ठीक है, 6 बिंदु बनाया गया, इसमें से 2 बिंदु को उसने गोला कर दिया और फिर बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। अब बच्चा गिनेगा कि 1 2 3 4, 4 बचे, तो अब वो धीरे धीरे उसकी संकल्पना बनाई जा सकती है सब्सट्रैक्शन यानी कि व्याकलन के संदर्भ में। तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट था, यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? देखिए एनसीएफ 2005 ये कहता है कि गणित विषय के माध्यम से अन्य विषय को पढ़ाना, जैसे कि ईवीएस कक्षा 1 और 2 तक के लिए। तो यहाँ पर गणित जो है वो दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। बच्चे का जो परिवेश है उससे जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। तो जो ऐसा विकल्प होगा वहीं आपका उत्तर होगा। दूसरा नंबर विकल्प देखिए, संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।